डिजाइन की दुनिया का बादशाह अडोबी, जिसे एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स तक हिला नहीं पाए, उसी अडोबी को चैलेंज किया एक 19 साल की लड़की मेलेनी पर्किंस ने, और ग्राफिक डिजाइन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मेलेनी पर्किंस यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कॉमर्स और कम्युनिकेशंस की स्टूडेंट थीं। वो पार्ट टाइम में स्टूडेंट्स को अडोबी इन डिजाइन और फोटोशॉप सिखाती थीं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स कुछ ही दिनों में कोर्स छोड़ देते थे। जब मेलेनी ने स्टूडेंट से बात की तो उन्हें इन सॉफ्टवेयर में 4 बड़ी प्रॉब्लम्स समझ में आईं। पहला, सॉफ्टवेयर सीखने और यूज करने में बहुत कॉम्प्लेक्स थे। दूसरा, ये बहुत एक्सपेंसिव थे। तीसरा, इन्हें चलाने के लिए हाई एंड पीसी की जरूरत होती थी। और चौथा, इनमें कोई रेडी टू यूज एसेट्स या डिजाइन्स नहीं थे। यूजर्स को सब कुछ स्क्रैच से बनाना पड़ता था। यही मेलेनी ने सोचा, क्यों ना डिजाइन को सबके लिए आसान और एक्सेसिबल बनाया जाए। इसी सोच के साथ 2007 में मेलेनी ने अपने बॉयफ्रेंड क्लिफ ओब्रेट के साथ मिलकर स्टार्ट किया फ्यूजन बुक्स। फ्यूजन बुक्स एक सिंपल ऑनलाइन टूल था, जहां रेडी टू यूज टेम्पलेट्स और ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस की मदद से स्टूडेंट्स और टीचर्स आसानी से स्कूल ईयर बुक्स बना सकते थे। फ्यूजन बुक्स यूजर्स के बीच हिट हो गया और कुछ ही सालों में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्कूल ईयर बुक पब्लिशर बन गया। लेकिन ये मेलेनी के विजन का सिर्फ पहला कदम था। यहीं से उन्हें अपने बड़े डिजाइन टूल आइडिया का वैलिडेशन मिला। अपने डिजाइन टूल के लिए 4 साल में 100 से ज्यादा इन्वेस्टर्स से रिजेक्शन मिलने के बाद मेलेनी को आखिरकार एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। लेजेंडरी सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर बिल टाई ने मेलेनी को इनवाइट किया माई टाई में, एक प्राइवेट काइट सर्फिंग इवेंट, जहां दिन में इन्वेस्टर्स काइट सर्फिंग करते थे और रात में स्टार्टअप पिचेस सुनते थे। मेलेनी का आइडिया इन्वेस्टर्स को इंस्टेंटली रेजोनेट कर गया। बिल टाई ने मेलेनी को इंट्रोड्यूस कराया कैमरन एडम्स से, जो एक एक्स गूगल डिजाइनर थे। 2012 में कैमरन एडम्स कैनवा के 3rd को-फाउंडर बने। टेक टीम कंप्लीट होते ही फंडिंग आने लगी और कैनवा को मिली $3 मिलियन की सीड फंडिंग। 2013 में लॉन्च हुआ कैनवा, एक सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप डिजाइन टूल, जिसके टेम्पलेट्स और एसेट्स लाइब्रेरी के साथ यूजर्स आसानी से डिजाइन्स बना सकते थे। जहां अडोबी को हाई एंड पीसी की जरूरत थी, वहीं कैनवा वेब बेस्ड था। ना कोई इंस्टॉलेशन, ना कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। जहां अडोबी सीखने और यूज करने में कॉम्प्लेक्स था, वहीं कैनवा एक सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप डिजाइन टूल था, जिसका इंटरफेस इजी टू यूज और इंट्यूटिव था। अडोबी में डिजाइन स्क्रैच से क्रिएट करना पड़ता था, जबकि कैनवा में रेडीमेड टेम्पलेट्स और एसेट्स लाइब्रेरी अवेलेबल थे। अडोबी एक्सपेंसिव था, जबकि कैनवा ने फ्री और प्रीमियम प्लान्स ऑफर किए। अडोबी ने प्रिसिजन और डीप क्रिएटिव कंट्रोल प्रोवाइड किया और कैनवा ने स्पीड और एक्सेसिबिलिटी। अडोबी मेनली प्रोफेशनल्स के लिए बना था, जबकि कैनवा ने डिजाइन को सबके लिए आसान बना दिया। अडोबी का फोकस एंटरप्राइज क्लाइंट्स पर था, जबकि कैनवा का मेन मार्केट स्मॉल बिजनेसेस और क्रिएटर्स बने। कैनवा की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। इंटरनेट के राइज और सोशल मीडिया के बूम के साथ कैनवा का यूजर बेस तेजी से ग्रो करने लगा और 2018 तक कैनवा एक यूनिकॉर्न बन गया। इसके बाद कैनवा ने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस की, यूजर फीडबैक पर ध्यान दिया और अपने प्लेटफॉर्म में लगातार नए फीचर्स और टूल्स ऐड किए, जैसे मॉकअप्स, QR कोड, बैकग्राउंड रिमूवर, कंटेंट प्लानर और ऐसे कई और थर्ड पार्टी ऐप इंटीग्रेशंस। दूसरी तरफ अडोबी भी चुप नहीं बैठा। अडोबी ने कैनवा के जवाब में अडोबी स्पार्क लॉन्च किया, एक सिंप्लीफाइड डिजाइन टूल। लेकिन स्पार्क उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। बाद में अडोबी ने स्पार्क को इंप्रूव करके अडोबी एक्सप्रेस के रूप में रीब्रांड किया, लेकिन तब तक कैनवा मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना चुका था। कैनवा की स्ट्रैटेजी ने उसे ऑलमोस्ट अनबीटेबल बना दिया। कैनवा की वास्ट टेम्पलेट लाइब्रेरी सिर्फ यूजर्स के लिए हेल्पफुल नहीं थी, बल्कि इसने कैनवा के SEO गेम को भी मैसिवली स्ट्रेंथन किया। कैनवा टेम्पलेट्स गूगल पर हजारों हाई इंटेंट कीवर्ड्स के लिए रैंक करने लगे। कैनवा की एक और बड़ी स्ट्रेंथ थी इजी शेयरेबिलिटी और टीम कोलैबोरेशन, जहां यूजर्स सिंपली एक लिंक शेयर कर सकते थे, रियल टाइम कोलैबोरेट कर सकते थे और इंस्टेंट फीडबैक ले सकते थे। कैनवा को रोकने के लिए अडोबी ने एक और बड़ा मूव ट्राई किया। अडोबी ने फिग्मा को एक्वायर करने की कोशिश की, लेकिन ये डील फेयर कंपटीशन कंसर्न्स की वजह से फेल हो गई। फिर AI का राइज हुआ और अडोबी ने अडोबी फायरफ्लाई के साथ जनरेटिव AI रेस में एंट्री की। वहीं कैनवा ने अपना मैजिक स्टूडियो लॉन्च किया
और मैजिक राइट, मैजिक एडिट और मैजिक मीडिया जैसे फीचर्स ऐड किए। हालांकि कैनवा का सबसे बड़ा मूव अभी बाकी था। 2024 में कैनवा ने एफिनिटी प्रोफेशनल डिजाइन सूट को एक्वायर किया। अक्टूबर 2025 में अडोबी के सबसे बड़े सालाना इवेंट अडोबी मैक्स के समय कैनवा ने अनाउंस किया ऑल न्यू एफिनिटी प्रोफेशनल डिजाइनर्स के लिए एक हाई परफॉर्मेंस स्टूडियो ग्रेड क्रिएटिव ऐप, वो भी कंप्लीटली फ्री। नाउ दिस रियली मेंट वॉर। कैनवा अब सिर्फ एक डिजाइन स्टार्टअप नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल क्रिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। आज कैनवा का मंथली यूजर काउंट 260 मिलियन तक पहुंच चुका है। 190 कंट्रीज में 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस के साथ कैनवा का रेवेन्यू 3.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। मेलेनी पर्किंस के विजन ने डिजाइन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो कैनवा की सक्सेस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? लेसन 1, गुड फॉर मेनी इज ग्रेटर देन परफेक्ट फॉर फ्यू। जब अडोबी सिर्फ प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहा था, तब कैनवा ने एक बड़ा गैप पहचाना और डिजाइन को सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया। लेसन 2, एक्सेसिबिलिटी बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी। लोगों को पावरफुल टूल्स नहीं चाहिए थे, उन्हें ऐसे टूल्स चाहिए थे जो समझ आए, फास्ट काम करें और डराएं नहीं। कैनवा ने कॉम्प्लेक्सिटी हटाई और अडॉप्शन अपने आप मिल गया। लेसन 3, टेक्नोलॉजी शिफ्ट इक्वल्स अपॉर्चुनिटी। इंटरनेट, क्लाउड सर्वर्स और सोशल मीडिया के राइज ने नई नीड्स क्रिएट कर दी थीं। कैनवा ने इसे परफेक्टली कैपिटलाइज किया। लेसन 4, परसिविरेंस। 100 से ज्यादा इन्वेस्टर रिजेक्शंस के बाद भी मेलेनी रुकी नहीं। उन्होंने अपने आइडिया पर भरोसा रखा और एंड में बिलीफ वन ओवर नॉइज। लेसन 5, क्रिएट न्यू मार्केट्स, डोंट फाइट ओल्ड वंस। कैनवा ने अडोबी के यूजर्स को टारगेट नहीं किया, उसने एक बिल्कुल नया मार्केट क्रिएट किया, एक ऐसी नीड को आइडेंटिफाई और एड्रेस किया जिसे बाकी लोगों ने कभी सीरियसली देखा ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसे और कंटेंट के लिए यूनिकॉर्न वॉच को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि आप नेक्स्ट किस स्टार्टअप की स्टोरी देखना चाहते हैं।